दोस्तों, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा मुख्य पुर्जा काम में लिया गया था। तो आपको पता ही होगा, पहली पीढ़ी के में जो मुख्य पुर्जा के रूप में जो काम में लिया गया था वो है वैक्यूम ट्यूब। इसलिए इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता किसको माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका चार्ल्स बेबेज। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्जा पूरे सिस्टम का प्राथमिक पुर्जा कहलाता है? आपको ये बताना है, पूरे सिस्टम का जो प्राथमिक पुर्जा है उसको मदरबोर्ड कहा जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मदरबोर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक माइक्रोसेकंड से क्या तात्पर्य है? एक माइक्रोसेकंड से तात्पर्य 10⁻⁻6 सेकंड से है। इसलिए इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मूल डायरेक्टरी से सीधे किसी भी डायरेक्टरी से जाने के लिए कौन सा निर्देश काम में लिए जाते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, cd/। इस कमांड के द्वारा आप किसी भी डायरेक्टरी से डायरेक्ट आप बाहर आ सकते हो। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, cd/। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस सिस्टम फाइल में सभी डोस के इंटरनल कमांड होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, command.com के अंदर इंटरनल कमांड होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, command.com के अंदर। सातवां प्रश्न आपके सामने दोस्तों, ऑफिस ऑटोमेशन पैकेज में निम्न एप्लीकेशन शामिल है। आपको बताना है ऑफिस ऑटोमेशन पैकेज में निम्न एप्लीकेशन शामिल है, क्योंकि MS वर्ड भी है, MS पावर पॉइंट भी है और MS एक्सेल भी है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ये ऑफिस ऑटोमेशन पैकेज में शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? आपको बताना है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है। MS वर्ड जो है आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसलिए इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने, डिफ़ॉल्ट वर्कबुक का लेवल एक्सेल वर्कशीट में क्या होता है? डिफ़ॉल्ट वर्कबुक का जो लेवल है एक्सेल वर्कशीट में बुक 1 होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, नई वर्कबुक के खोलने पर कितने वर्कशीट दिखाई देती है? आपने जब भी एक्सेल ओपन किया होगा तो आपको वर्कशीट दिखाई देंगी 3। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। 11वां प्रश्न है, स्लाइड ट्रांजैक्शन के समय से कौन सी स्पीड उपलब्ध नहीं है? यानी स्लाइड ट्रांजैक्शन के समय में कौन सी स्पीड उपलब्ध नहीं है? तो आपको ये बताना है, क्योंकि बहुत स्लो ये ऑप्शन आपके स्लाइड ट्रांजैक्शन में नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बहुत स्लो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न आपके सामने है, स्लाइड शो में व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? अब स्लाइड शो कर रहे हो और आपको पिछली स्लाइड में जाना है तो आपको कौन सी की प्रेस करनी होगी? तो पेज अप कुंजी प्रेस करनी होगी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेज अप कुंजी। अगला प्रश्न आपके सामने है, एसक्यूएल को निम्नलिखित में से किस उपभाषा में बांटा गया है? एसक्यूएल को निम्नलिखित में से DDL और DQL और DCL इन सभी भाषाओं में बांटा गया है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी में। 14वां प्रश्न आपके सामने, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में एसक्यूएल कमांड के सेट होते हैं जो डाटाबेस स्ट्रक्चर के करने के लिए काम में आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ट्रांसमिशन लाइन को क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन लाइन को चैनल कहा जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चैनल। 16वां प्रश्न है, नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपको बताना है नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। नेटवर्क का जो मुख्य उद्देश्य होता है, साधनों को मिलकर काम में लेना होता है, वो विश्वसनीयता भी, उपलब्धता भी होता है और कम्युनिकेशन भी होता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेटवर्कों के नेटवर्क बनाने के लिए किसको विकसित किया गया था? तो नेटवर्कों के नेटवर्क बनाने के लिए IP यानी इंटरनल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मशीन से दूसरी मशीन पर फाइल ट्रांसफ़र करने में कौन सा प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है? तो FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने,
में से मार्कअप लैंग्वेज कौन सी है? आपको ये बताना है निम्न में से मार्कअप लैंग्वेज कौन सी है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए HTML, जिसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी कहा जाता है। 20वां प्रश्न है HTML टैग किस में बंद किए जाते हैं? तो आपको पता ही है HTML टैग जो लिखे जाते हैं हमेशा इस टैग के अंदर लिखे जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 21वां प्रश्न दोस्तों आपके सामने इंटरनल स्क्रिप्ट फ्रॉम validation.js को रेफर करने का सही तरीका कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है, आप जब भी इस प्रोग्राम को करोगे तो स्क्रिप्ट src इक्वल इन्वर्टेड कोमा के अंदर फ्रॉम validation.js लिखोगे, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्क्रिप्ट src इक्वल फ्रॉम validation.js। 22वां प्रश्न है निम्न में से जावास्क्रिप्ट में कौन सा एक वैध चर नाम नहीं हो सकता? वैध चर मतलब आपको बताना है जो वैलिड वेरिएबल नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट आंसर जो है आपका है ऑप्शन नंबर ए टू जावा, ये नहीं हो सकता इसका, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, जावास्क्रिप्ट में हेलो वर्ड को वेब पेज पर लिखने का सही तरीका क्या है? आपको वेब पेज में हेलो वर्ड लिखना है तो इसका सही तरीका क्या है आपको ये बताना है। अगर आपने प्रोग्रामिंग की है तो आपको इसका राइट आंसर पता होना चाहिए। document.write के द्वारा आप हेलो वर्ड को प्रिंट करवा सकते हो, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, document.write हेलो वर्ड। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, किसी एलिमेंट को इनविजिबल करने के लिए किस एट्रीब्यूट में बदलाव करना पड़ेगा? आपको ये बताना है किसी भी एलिमेंट को इनविजिबल करना है तो किस एट्रीब्यूट में बदलाव करना पड़ेगा, तो इसलिए विजिबिलिटी को बदलाव करना पड़ेगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, जावास्क्रिप्ट का नाम जावा से मिलता जुलता क्यों है? आपको बताना है जावास्क्रिप्ट का नाम जावा से मिलता जुलता क्यों है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स जावा से मिलता जुलता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स जावा से मिलता जुलता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्न में से किसका प्रयोग चरों को घोषित करने के लिए किया जाता है? आपको बताना है निम्न में से किसका प्रयोग चरों को घोषित करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिम। विजुअल बेसिक के अंदर आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हो तो डिक्लेयर करने से पहले आपको डिम का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिम। 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेथड किसी स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग का पैटर्न ढूंढता है? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इन स्ट्रिंग फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा मेथड स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर में कर देगा? तो आपको ये बताना है कि कौन सा जो मेथड है जो आपके लेटर को कैपिटल लेटर में कर देगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यू केस ऑप्शन। 29वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा मेथड स्ट्रिंग की लेंथ बताता है? तो आपको पता होना चाहिए किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को बताने के लिए लेन फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लेन फंक्शन। 30वां प्रश्न है, निम्न में से असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है? आपको बताना है निम्न में से असाइनमेंट ऑपरेटर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका इक्वल आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब आ जाते हैं 31वां प्रश्न है जो आपके टैली से संबंधित है, स्मार्ट अकाउंटिंग लेसन से लिया गया है। तो 31वां प्रश्न में आपको ये पूछा गया है, जब देनदार यानी आपको कोई देने वाला होगा, जो देनदार अपने बकाया का भुगतान करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, कुल लायबिलिटी तथा कुल एसेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 32वां, किसी व्यवसाय के मालिक द्वारा स्टॉक में से स्वयं के उपयोग के लिए वस्तु निकालना डैश डैश डेबिटिंग द्वारा रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी, ड्राइंग खाता व खरीद जमा खाता इसका राइट आंसर
हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, एक मशीन का क्रय मूल्य 1,20,000 है तथा 3 साल के बाद मशीन का मूल्यह्रास 6600 रुपये होगा। यदि कंपनी मूल्यह्रास स्ट्रेट लाइन पद्धति के तहत लगाए तो मूल्यह्रास की दर क्या होगी? तो आपको ये बताना है। ये एक थोड़ा मैथ का प्रश्न है, लेकिन ये आपके स्मार्ट अकाउंटिंग टैली से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 15%। 34वां प्रश्न है, ईवीए का विस्तार क्या है? मतलब आपको बताना है ईवीए का पूरा नाम क्या है। तो ईवीए का पूरा नाम है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। नेक्स्ट प्रश्न है, नेट प्रॉफिट रेशियो में हर इमिनेटर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है नेट सेल, इसका ऑप्शन नंबर बी, नेट सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, ई कॉमर्स को और क्या कह सकते हैं? ई कॉमर्स को आप और किस नाम से भी जान सकते हो? तो ई बिजनेस के नाम से भी इसको हम जान सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ई बिजनेस। नेक्स्ट प्रश्न है, ई कॉमर्स का पूरा नाम क्या है? ये तो आप सभी जानते हो, ई कॉमर्स का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स। ई कॉमर्स किन मुख्य अवयव से मिलकर बना है? आपको बताना है ई कॉमर्स किन मुख्य अवयव से मिलकर बना है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, तकनीक, व्यापार और समाज से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, ई कॉमर्स को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? ई कॉमर्स को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4। तो दोस्तों आपको ये पता ही होगा ई कॉमर्स को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो मैं आपको बता दूं वो कौन कौन से हैं। वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। वो कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ आपको। B2C पहला हो जाएगा, और दूसरा आपका है B2B। पहला जो था आपका बिजनेस टू कंज्यूमर, और दूसरा है बिजनेस टू बिजनेस। तीसरा और बता देता हूँ आपको C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और चौथा है आपका मोबाइल कॉमर्स यानी मोबाइल कॉमर्स। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 40वां, किसी भी व्यापार में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? आपको ये बताना है किसी भी व्यापार में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। एक बिजनेस के अंदर या एक व्यापार के अंदर उत्पादक होता है, क्रेता होता है और एक विक्रेता होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, सूचना सुरक्षा एक क्रिया है जिसमें सूचना को सुरक्षित रखते हैं, इसके लिए निम्न में से किसका सुरक्षित रहना आवश्यक है? तो आपको ये बताना है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्थिरता, गुप्तता और उपयोगिता ये तीनों का होना जरूरी है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 42वां प्रश्न है, निम्न में से कौन ऊंची तुल्यता के कार्य को बताता है? जो लोग हैं ये ऊंची तुल्यता के कार्य को बताता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, प्रवेश पर नियंत्रण के कितने चरण हैं? आपको बताना है प्रवेश पर नियंत्रण के कितने चरण हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 चरण होते हैं प्रवेश पर नियंत्रण के। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। थ्रेड का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? थ्रेड का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? तो 44 का इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उसके प्रकार पर और उसके उद्गम पर किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी के आधार पर किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
एक रूपता की पहचान के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? एक रूपता की पहचान के लिए आपको बताना है निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। सीमा का, जगह का, आईडी की अद्वितीयता का। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 46वां प्रश्न दोस्तों आपके सामने, कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करके उसमें संग्रहित आंकड़ों को चुराना तथा उस सूचना का अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? वह एक प्रकार का अपराध है, वह साइबर क्राइम कहलाता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइबर क्राइम। 47वां प्रश्न है, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग किस भाषा में लिखी होती है? आपको बताना है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग किस भाषा में लिखी होती है। तो जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग है वो मशीनी भाषा में लिखी होती है। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मशीनी भाषा में। 48वां प्रश्न है, इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर किसकी सहायता से पहचाना जाता है? इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर आईपी एड्रेस की सहायता से पहचाना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईपी एड्रेस। 49वां प्रश्न है, साइबर अपराधों से निपटने के तरीके कौन सा अधिनियम प्रदान करता है? तो साइबर अपराधों से निपटने के तरीके जो इसका अधिनियम है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। और लास्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा ये EFT का पूरा नाम क्या है? EFT का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। दोस्तों अगर आपका साथ रहा तो आपका एग्ज़ाम अच्छा रहेगा और आपके लिए हम आगे से अच्छा वीडियो अपलोड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।